गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज हमको मिलते हैं देखने के लिए। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउसिंग बोर्ड पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है आईडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक। कुछ आइडिया? भारतीय स्टेट बैंक। क्या? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, पेपर सॉल्व करते समय कुछ तो हमने ट्रिक बताया। एक चीज़ ये देखिएगा कि जिस पे पहला दिमाग जाता है पहली बार जो है वो अक्सर सही होता है। कारण ये होता है कि वो पढ़ा हुआ होता है, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमारे होता है, और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो एक बार पहले उसी पर क्लिक कर जाता है। उसके बाद हमारा मन जो है उसको भ्रम पैदा कर देता है, अरे ये है कि नहीं है, ये वाला हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि अगर अटेम्प्ट करिए, कभी ऐसा रहे कि अगर मैं मान लीजिए कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, आपको बढ़ाना है, तो जो पहला आपका दिमाग क्लिक करे उस पर करिएगा। अगर कॉन्सेप्ट पर है तो उसको समझिएगा, जैसे हमने बताया है कि पॉइंट ढूंढिएगा, समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्चुअल है, तो जिस पे दिमाग पहले जाए अक्सर वही सही होता है। 90% चांसेज होते हैं उसके सही होने के। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने क्या बताया था? इसको 1921 में किस नाम से जाना गया था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना, इम्पीरियल, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों के बारे में भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आईसीआईसी, एचडीएफसी का। फिर बाद में है 1935 में, हाँ 1955 में, ये 21 में तो यही था, 55 में इसको किस नाम से जाना गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी चंदा कोचर जो पकड़ी गई हैं किस बैंक की थी? दोनों पति पत्नी वो हुए हैं ना उसमें, अभी न्यूज़ में है। एसबीआई की थी, आईसीआईसी की, एचडीएफसी। अब बदल दोगे, देखना उसको कुछ देख लिया करो, न्यूज़ में था, करेंट था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये पता होगा आप लोगों को, बताइए, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। मैंने देखा जीडी के जो क्वेश्चन आए हैं अधिकतर जीडीपी से हैं, बैंकिंग से हैं, और क्वेश्चन रिपीटेड है, 3-3, 4-4 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। कॉन्सेप्ट जितने बताए हैं इससे बाहर कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब और जो भी है फैक्चुअल है, डाटा है, या तो कोई स्कीम है, बाकी कॉन्सेप्ट इसी खेर फेर। अभी आप देख भी रहे होंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब वही बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। ठीक है, अगर संस्था कहेगी तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। ऑल ओवर जीएस अगर डिमांड होगा तो हम पूरा 2-4 घंटे की क्लास लेकर हमने पूरा आपको पूरा दिमाग में एक बार बता देंगे। जीएस के लिए जो भी संस्था का वो होगा वो हम करेंगे। ठीक है, आप लोग डिमांड कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा और सही करिएगा, नहीं सही होगा तो हम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, ये चीज़ जरूर देखा करिए। एक आध दो क्वेश्चन तो लड़के इसी में गलत कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में है, वो देखे नहीं पूछा है कि है पूछा है। पहला ऑप्शन है आरबीआई देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ठीक, हमने सारी चीज़ें बताई हैं। आरबीआई सरकार का बैंकर है, लिखवाया नहीं था, ऑलरेडी सब बताया था। आरबीआई बैंकर का बैंक मतलब बैंकों का बैंक। ठीक है, शायद उसके बाद डी है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। सही नहीं है क्या? डी सही नहीं है ना? डी सही है। आरबीआई बजट थोड़ी तैयार करता है, ये तो हमने ओरली बता दिया था कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, विदेशी मुद्राओं का संरक्षक है,
सरकार का वो है, मार्केट मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, सारी चीज़ हमने ऐसे ओनली बता दिया था। हाँ, ये डी आंसर सही है। ठीक, मतलब ये है कि ये वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय का एक आर्थिक विभाग होता है, वो जो है कि इसको देखता है। हमने बताया था कि इसमें बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण इसका वर्णन है। अनुच्छेद 112 में, 110 में जो है धन विधेयक है, कुछ इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, प्राइवेसी बोलते हैं। अनुच्छेद 21 में ही आपको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर का, जो भी प्राइवेसी की चीज़ें हैं सब अनुच्छेद 21 में आ जाएगा। ठीक है, 17 आपका इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता है, 18 में उपाधि है, 29-30 में अल्पसंख्यक है। ठीक है, 14 में समानता है, 16 में जो नौकरी का अक्षर और वो सारी चीज़ें हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 40 देख लीजिएगा, ग्राम पंचायत। 44 देख लीजिएगा, कॉमन सिविल कोड बहुत ज़्यादा इस समय है। अनुच्छेद 44 ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50 कुछ ऐसे जो हैं, खासकर हमको लगता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो इम्पोर्टेंट है। 50 तक आपका ज़्यादा। ठीक, ये पूरा फंडामेंटल राइट और DPSP जो है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये आर्थिक विभाग, क्या चीज़? आर्थिक विभाग का। अब इस क्वेश्चन में डाउट नहीं? आपका कॉन्सेप्ट किसी सब्जेक्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बहुत आराम से धीरे धीरे ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए ना। भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह क्या है? या आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? यही है ना? ताड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, गुलाब का वृक्ष है और बरगद का वृक्ष है। अच्छा, सबके बारे में कुछ विशेषता बताइए। बरगद के वृक्ष की बात करें, जो है ऑक्सीजन रात दिन देता है, पीपल भी ऑक्सीजन हमेशा देता है। हाँ, बरगद बहुत ज़्यादा जो है कि वो, और पीपल का ये ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। वो झाड़ियों का पौधा है। अरे ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, ताड़ का वृक्ष और क्या है, बाग, ये दोनों इसके स्लोगन में रहते हैं। ठीक है, हम अच्छा इस बार समय कम था, नहीं तो पिछली बार क्या है, क्वेश्चन के साथ चित्र भी लगा दिया करते थे, तो उसमें समझने में से, जैसे इसके साथ अगर मैं स्लोगन लगा दिया होता, जैसे उस दिन तोरिया का आया कि पूछ रहे थे आप तोरिया क्या है, कुसुम बीज क्या है, जब MSP पढ़ा रहे थे ना, तो हम वहाँ पे चित्र लगवा देते तो आपको बढ़िया समझ में आ जाता। ध्यान देंगे कि आगे क्लासों में जो है हम थोड़ा पहले आना पड़ेगा, उसको जो है कि इसमें सेट करा देंगे। उससे जो है कि दिमाग 3 तरीके से काम करता है। कुछ बच्चों का दिमाग सिर्फ जो है कि सुनने से ज़्यादा काम करता है, कुछ को देखने से दिमाग काम करता है, और कुछ लोगों का जो है लिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सबका अलग अलग माइंड ऑफ कॉन्शियस होता है। ये माना जाता है कि जो चित्र होता है वो 20% ज़्यादा टिकाऊ होता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी, जैसे मैं पूछूं शोले, सबने देखी होगी, आज से 10 साल पहले देखी होगी। उसमें के सारे कैरेक्टर याद होंगे, कौन सा हीरो, कौन सा हीरोइन, बसंती, वो सब सारी चीज़ें याद होगी। अगर मैं कहूँ कि 1 हफ्ते पहले की कोई बुक बताइए जो आपने पढ़ी हो, तो शायद नहीं याद होगा। बस इतना याद होगा कि मैथ पढ़े थे, क्या पढ़े थे ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो फिगर जो होता है ज़्यादा दिमाग में टच करता है। और फिर आपने कभी सोचा कि मूवी याद रहती है, बुक क्यों नहीं याद थी? सोचा? 2 कारण होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है और एक होता है ये आपका चित्र, फिगर। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लंबी क्लास रहती है तो ढेर सारी बातें होती रहती हैं, कहानियाँ चुटकुले। अभी तो मैं देखिए ये इंटरेस्टेड कैसे, फिगर में मतलब ये है कि आप चित्र में देखते हैं। ठीक, तो अगर आप ये और ये दोनों चीज़ें बुक में डाल दें तो ज़्यादा दिमाग में सेट रहेगा।
इसीलिए बाद में लोगों ने जब पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या किया, चित्रात्मक की। अब देखिए जो बुक भी आ रही चित्रात्मक, और पढ़ाने के भी लोग फिगर में कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा दिमाग में, वो क्या है, चित्रात्मक फिगर हो सकता है। और इंटरेस्ट ऐसे जगाया जा सकता है, जैसे बचपन में हम लोग गांव में रहते थे तो लेटे रहते थे तो आसमान देखते थे, बारिश भी होती थी, तारे भी देखते थे, तो इच्छा होती थी कि ये है क्या, जानने की एक जिज्ञासा होती थी, ये धुआं है, उड़ रहा है, चंदा मामा में ये है वो है। अगर उसको आप इंटरेस्ट जगाना चाहें अंदर से कि ये होता क्या है, उसके बारे में जानने की, ये धुआं है कि कुछ और है, चाँद में क्या है, बारिश कैसे होती है, आसमान से कैसे पानी गिरता है, ये इंटरेस्ट जगाने का तरीका होता है। बीरबल, अकबर, शेरशाह सूरी या तो अंग्रेज़ के बारे में जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ अपने आप को रख लीजिए। अशोक हैं आप तो आप अपने आप को राजा बना सकते हैं कि मैं राजा हूँ, मेरा ये प्रशासनिक काम है, मेरा ये मंत्री है, मैं पूरे राज को रख सकता हूँ, तो वहाँ पे अपने आप को रखेंगे तो एक इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इस प्रकार इंटरेस्ट जगाया जाता है। और दूसरी चीज़ लाइफ को बनाना है तो बड़ी चीज़ है, किससे आपकी लाइफ बन जाएगी, इंटरेस्ट जगाने से। और फिगर अध्ययन तो वो कभी चर्चा करेंगे, चित्र कैसे चित्र में पढ़ाई होती है। जैसे अगर कोई एक 10 पेज की बुक हो तो उसको हम आधे पेज में चित्र में दर्शा सकते हैं पढ़ने के बाद, जिसको कहते हैं आदमी खुद का नोट्स बनाया है। खुद का नोट्स खुद ही समझ सकता है, पूरे बुक का निचोड़ वो 3-4 पेज में वो फिगर बना के धर देगा, और जब देखेगा उसको सब याद हो जाएगा। चित्रात्मक होता है। ठीक है, जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, मैथ का ही है, रीजनिंग का ही आपने बनाया है, खुद का नोट्स बनाया है, जब उसको बार बार आप पढ़े रहेंगे तब आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, और उसको आप ही समझेंगे। लेकिन आप उसको समझेंगे तो पूरा आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, वो तरीका होता है। जैसे आपको अब मान लीजिए परमाणु, आपके एक साइंस का पूरा चैप्टर है परमाणु, ठीक है, पूरा चैप्टर है, उसमें ये पूछ लिया तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या, उसके बाद ये परमाणु ना, परमाणु प्लस परमाणु अणु ना, अणु प्लस अणु तत्व ना, तत्व तत्व यौगिक। अब इतने में आपका पूरा एक टॉपिक दिया है, परमाणु तत्व पूरा दिया है, कॉन्सेप्ट इतना ही। ये तरीका होता है, इसको फिगर स्टडी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे चले, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, इसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम। राजकोषीय उत्तरदायित्व के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कई बार बताई हैं। इसी में हमने बताया है, देखिए वही क्वेश्चन घुरा फिरा के आता है, ये कि आय और व्यय। आय हमने 2 बताया, एक राजस्व और एक पूंजीगत। आपकी पहली क्लास है क्या? दूसरी कल आज है। अब व्यय में ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। वनडे में कोई टीचर इतना नहीं ये सब पढ़ाता, इस टॉपिक में सिर्फ बताएगा, यहाँ से आज बस फार्मूला बता के निकल लेता है वनडे में। ये बीसीएस का कौन। देखिए राजस्व में हमने कहाँ से बताया था, पैसा आने का, और पूंजीगत में, इसमें राजस्व में हमने बताया था कर ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपको फिर रिवीजन है, इतनी बार यही हम करा दे रहे हैं कि आप भूलिए ना, चाहे जहाँ पे रहिएगा। ठीक है, और पूंजीगत से जैसे बैंक से ले पैसा मिल गया, ठीक है, बॉन्ड से मिल गया, या सरकारी अनुदान मिल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आरबीआई से मिल गया। और राजस्व में हमने क्या कहा था, जैसे पेंशन कर दिया, ठीक है, सब्सिडी कर दिया, है ना, और सामाजिक
अनुदान वगैरह, स्कीम वगैरह जो भी है। पूंजीगत व्यय में जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह, पोत, ये सब, ठीक। तो आय और व्यय, मान लीजिए पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, खर्च कम हो रहा है या बराबर हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आ कम रहा है, खर्च ज़्यादा है, तो इसी को मैनेजमेंट, ये अधिनियम लाया गया, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, कि बजट कैसे को राजकोषीय बजट कैसे मैनेज किया जाए आने का और खर्च करने का, जिससे गवर्नमेंट घाटे में ना जाए और देश के लिए समस्या ना आए, ठीक है। ये 2003 में आया था, लेकिन यहाँ पे लागू होने का पूछा है। अगर आने का पूछेगा, ठीक है, तो 2003 हो जाएगा। ये 2003 लिखा ही जाता है, FRBM एक्ट 2003, ठीक है, FRBM ना, FRBM एक्ट 2003 ऐसे लिखा ही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट की बात किया है ना, कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये आपका ये जुलाई 2004, ठीक। कोई समस्या नहीं। 5 क्वेश्चन हो गया, अगले पे चलते हैं। छठा है, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की क्या समस्या नहीं है। उत्पादन किसके लिए करना है, समस्या हो भाई, किसके लिए करना है, कितना करना है, ये सब तो समस्या है। किस चीज़ का करना है भाई, धान की ज़्यादा डिमांड, चावल की है, दाल की, हाँ, किसको कितना मिले, ये सब तो अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं ही। उत्पादन क्यों करना है, उत्पादन कैसे करना है, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन दिख रहा है, सीधी सी बात है, वो इकोनॉमिक्स की चर्चा वहाँ पे है, उत्पादन की बात है। ये बी ऑप्शन कुछ अलग लग रहा है, निजी लाभ को अधिकतम, तो इसमें इकोनॉमिक्स, निजी लाभ के बारे में गवर्नमेंट विशेष सोचती नहीं। ये अर्थव्यवस्था की समस्या थोड़ी है कि व्यक्तिगत किसी को लाभ कैसे हो, ये तो है नहीं। तो सीधा से सीधा ये, ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर निकल जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं। समझ में आया ना? ये समस्या हो सकती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या किया जाए, क्यों किया जाए, प्रोडक्शन की बात होती है ना, क्या डिमांड है, क्या नहीं है, किसको क्या ज़रूरत है, तो ये एक समस्या होती है। निजी लाभ, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अलग है। भागा है क्या कोई क्वेश्चन? 2 भाग, यही ना। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? श्वेत क्रांति ना, पीजी कुरियन। दुग्ध उत्पादन क्या है ये? पीजे कुरियन ना। और हरित क्रांति की बात की जाए, ये किससे? मुख्यतः गेहूं उत्पादन से। ये कौन से क्षेत्र मुख्यतः थे? ये आपका पंजाब था ना, भारत में हरियाणा था, और पश्चिमी यूपी, सहारनपुर वगैरह वाला, ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र थे। आइए अगर पूछा जाए कि विश्व में कौन था, नारंगबोलाग ना, ना क्या नाम, और भारत में MS स्वामीनाथन। तीन क्वेश्चन हो गया। दुग्ध उत्पादन कौन है? पीजे कुरियन। और अगर विश्व में पूछा कि हरित क्रांति के जनक, नारंगबोलाग माने जाते थे, ठीक है। और भारत में पूछा है तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं उत्पादन से था। प्रथम हरित क्रांति वही लगभग 1966 और 1967 का वो काल था, ठीक है, 1966-67 का, ठीक है, जो प्रथम हरित क्रांति आई थी। कोई डाउट? इतनी चीज क्वेश्चन हो गया। पीली क्रांति किससे है? सरसों या तिलहन ना। नीली किससे है? मत्स्य पालन। गोल है आलू, आलू। और कृष्ण क्रांति किससे है? पेट्रोलियम ना। ये सब देख लीजिए, ये सब डायरेक्ट पूछ सकता है। भूरी उर्वरक, ठीक है ना। और कौन? बहुत सारी क्रांति थी। हाँ, रजत क्रांति के अंडे से, तो ऐसे ढेर सारी क्रांतियाँ थी।
पीजी कुरियन, ये याद करिएगा, नाम बोल रहा विश्व स्तर पे। एम एस स्वामीनाथन यहाँ 1966-67 में प्रथम बार आया था। पंजाब हरियाणा पश्चिम यूपी क्षेत्र था। कुछ क्रांतियाँ, गोली क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़े ही होंगे बार बार, थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि लोगों को पता था कि अब आने वाली समस्याएं बढ़ रही है भाई, डिमांड ज़्यादा, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि तो उतना ही है, भूमि तो बढ़ नहीं रहा है, उस भूमि पे भी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जलवायु जो है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्थान उतना है, संख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ाना है। तो वैज्ञानिक कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जो है आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो भूखे ना मरे। ठीक है, कोई डाउट? आगे क्वेश्चन 8वां, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस प्रकार वर्गीकृत करता है? अर्थ इकोनॉमी के बारे में पूछा है। ये मानव निर्मित उत्पादन उपकरण, जो मतलब मानव निर्मित करते हैं उत्पादन उपकरण। मानव को मानव पूंजी हमने बताया था, यही है, यही है, मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, समझने का फेर। ठीक, आपको लग सकता है कि श्रम भी है, आपको उपकरण भी लग सकता है अगर कुछ नहीं जानकारी है तो, नहीं तो 2 में। संगठन तो अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो वो आप काट देंगे, संगठन नहीं हो सकता। ठीक है, मानव निर्मित उत्पादन उपकरण मतलब मानव को वही मानव पूंजी बनाना। किस प्रकार? वो इकोनॉमी में मानव को मानव पूंजी बनाना। हमने बताया था ना, स्किल, शिक्षा, वो सारी दे के एक व्यक्ति को उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ठीक है, उसको योग्य बनाना, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? मतलब इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कहा है। किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO ना, इसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये संस्था कब आई ना? 1995 में WTO, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछा है कि WTO कृषि समझौता किस राउंड, मतलब कई समझौते हुए, कई जगह हुए, जेनेवा से लेके बाली तमाम तरीके से। तो ये जो फाइनल हुआ उरुग्वे राउंड में। किस में? उरुग्वे राउंड में। कृषि के बारे में हुआ, कृषि तकनीकी के बारे में हुआ। हाँ, आप अपने लोगों को कितने मतलब दे सकते हैं, सब्सिडी कितने दे सकते हैं, कितने नहीं, इस पे बड़ा विवाद रहता है ना। जैसे भारत को कहा गया कि आप गरीब देश को नहीं दे रहे हैं अनाज, अपने लोगों को कितना सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ये मेंस का टॉपिक हो जाता है, डिबेटेबल, काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि आप इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते। एक कंडीशन बनाई गई कि इससे जो है कि बाहरी मतलब चीज़ें आपके यहाँ नहीं सप्लाई हो पाएगी, आप अपने लोगों को सस्ते दाम पे दे रहे हैं, बाहरी लोगों को जो ज़रूरत है, जैसे अफ्रीका गरीब कंट्री है तो वहाँ खाने को नहीं है। तो ये बहुत सारी, तो इंडिया ने कहा भाई हमारे यहाँ खुद ही भूखमरी है, खाने को नहीं मतलब लोगों को हो पा रहा है, हम सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे, चाहे कोई एग्रीमेंट टूटे चाहे जो टूटे, गरीब है। जैसे ये खाद्य सुरक्षा, आपको अनाज मिलता है, आज भी मिलता है, तो उस पर वो कहने का मतलब था WTO का, उसको आप हटाइए या तो उसको और बढ़ाइए। ठीक है, तो ये सारा एक मुद्दा था, थोड़ा लंबा टॉपिक है। यदि किसी देश में बजट घाटा, ध्यान से पढ़िएगा, यदि किसी देश में बजट घाटा है, घाटा का मतलब आय कम रहा है, व्यय ज़्यादा हो रहा है ना, यही हुआ घाटा से मतलब, ये समझ जाइए। फिर यह स्थिति लंबे समय तक चले, मतलब लंबे समय तक आप घाटे में जा रहे हैं, आ नहीं रहा, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा? अधिशेष बजट, मतलब बजट बढ़ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक, संतुलित बजट, ये भी नहीं हो सकता। ब्याज दर में कमी, तो ब्याज दर में कमी मतलब यहाँ ब्याज दर की कोई बात ही नहीं है ना, यहाँ इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। बढ़ता कर्ज, कर्ज बढ़ेगा भाई, आय कम आ रहा है, वहाँ पे घाटा दे दिया है, आय कम रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, वो कब तक? लंबे समय तक।
तो मतलब आप अपने घाटे को पूरा करने के लिए कहीं से ऋण ले रहे होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है आपकी दवा रोक देंगे, शिक्षा रोक देंगे, हाँ लोगों की ज़रूरी चीज़ें रोक देंगे। हमने बताया था ना राजस्व में ज़रूरी चीज़ें गवर्नमेंट को वह करनी पड़ती है, तो लंबे समय तक जब बना रहेगा तो गवर्नमेंट का घाटा बढ़ता जाएगा। है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे चेक किया करिए। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ? बहुत बार पूछा गया है और बार पूछ सकता था। मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। मोरारजी देसाई लगभग इन्होंने 10 बार। दूसरे नंबर पे पी चिदम्बरम, इन्होंने शायद 8 बार जो है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे 15 सेट किए हैं। तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? जीडीपी की गणना, जीडीपी को अब बता, अब तो कंफर्म है ना जीडीपी में कोई डाउट नहीं है ना। अब ये कौन संस्था ये गणना करती है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार की बात कहा है, ये कौन? देखिए जिन जिन दोस्तों का ये सी आ रहा है वो सही है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसको सीएसओ। लेकिन ये जब क्वेश्चन था तब, अभी लेटेस्ट में इसमें सन वाले वो गायब कर दिए हैं क्या? उसमें लिखा जाता है कि कब का क्वेश्चन था वो। अभी लेटेस्ट में एनएसओ है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स और जो है ऑफिस, ठीक है ना। आप पूछेगा तो आप एनएसओ मानेगा। पहले कि उसमें था नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, एनएसओ था, सीएसओ था। अब ये दोनों मर्ज करके जो है ये एनएसओ बना दिया गया, ठीक है। इस समय यही जारी करता। जब क्वेश्चन ये पूछा था पुराना है तो सीएसओ था, पिटअप था। अब आपको याद करना है एनएसओ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म तो सीएसओ एनएसओ का बता दिए। इसका नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस इसका होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है। ये जारी करता है इस समय, इसी के सब आंकड़े होते हैं एनएसओ का, ठीक है। अब आर्थिक मंत्रालय जो होता है, ये वित्त मंत्रालय, बजट आता है, वित्त मंत्रालय के एक आर्थिक विभाग होता है, और अगर अंदर पूछता है तो आर्थिक प्रभाग, ठीक। आरबीआई के बारे में पता ही है आपको सारी चीज़ें, ठीक है ना। आगे चलें। महात्मा का एक इसे हमने डलवा दिया था इसमें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? इसके बारे में हम कुछ चीज़ें बता देंगे। लाभार्थी को 100 दिन काम की गारंटी सही है, सबको पता है, ये बेसिक है। हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय ही जारी करता है, गांव का ही विकास की बात करता है, यहाँ से पकड़ लीजिए। काम का अधिकार हमने बताया था कि है, हमने ये बताया था कि आपको काम मिलना ही है। अगर आपने अप्लाई कर दिया, 15 दिन तक अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको वो भत्ता मिलेगा। 15 दिन बाद आपको सरकार भत्ता देगी। आपने जॉब कार्ड अप्लाई कर दिया, नहीं मिला तो ये आंध्र प्रदेश के कहाँ, अनंतपुर से शुरू हुआ था ना। अब देखिए, अब ये 2 फरवरी 2000, इसका नाम क्या था, नरेगा ना। फिर 2 अक्टूबर 2009 में, बहुत पूछता है कब इसकी स्थापना, 2006 में, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती है 2009 के, इसका नाम मनरेगा,
ठीक है, ये पहले क्या था, नरेगा ना, फिर क्या हो गया, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ना, मतलब महात्मा गांधी की बड़ी स्कीम थी, पूरे विश्व की बड़ी स्कीम मानी जाती है। नरेगा को मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी। हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, गारंटी मतलब ये एक स्कीम मनरेगा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये आपको पूछता है कब स्थापित, 2006 में हुआ था, ठीक है। बाकी उसका नाम मनरेगा कब कर दिया गया, 2009 में, मतलब नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। राष्ट्रीय था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाए तो उनका नाम जुड़ गया। अनंतपुर से चालू हुआ था। आपको ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, ये आपका अधिकार है। 15 दिन तक अप्लाई करेंगे, नहीं मिलेगा तो आपको भत्ता मिलेगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेमेंट मिलता है। बेसिकली 220 रुपये है इस समय है सर। बाकी राज्य भी अपना जोड़ देंगे तो जो विकसित राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। फिक्स रेट है, उसके ऊपर कोई राज्य चाहे तो दे सकता है ना। भाई केरला गोवा में कोई अगर काम कर रहा है तो जनसंख्या कम है तो वहाँ लोग ज़्यादा पैसा देंगे। एमपी यूपी बिहार में करोगे कम पैसा पाओगे। इसके तहत वृक्षारोपण किया जाता है, तालाब खुदाई की जाती है, रोड बनवाए जाते हैं, ठीक है, तालाब, स्कूल, ये बहुत सारी जो ग्राम के क्षेत्र हैं। इस संबंधित कोई डाउट? यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? हमने बताया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। क्या प्राथमिक में हमने क्या बताया था? जो सीधा प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे कृषि, वन, खनन, मत्स्य, प्रकृति से, नेचर से प्राप्त हो रहा है ना। द्वितीयक इसको या उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इस विनिर्माण हो जाएगा इसमें, जैसे फैक्ट्री वगैरह ना, मतलब जो प्रकृति से चीज़ें प्राप्त हुई है उसका प्रयोग करके, जैसे वहाँ अगर रेशा प्राप्त हो रहा है, कपड़ा बना रहा है, द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। मछली प्राप्त हो रहा है, मछली का और कुछ मैन्युफैक्चर करके अगर आइटम बना रहे हैं तो इसमें आ जाएगी। दूध मांस प्राप्त हो रहा है लेकिन डेयरी में ला रहे हैं आप, मक्खन वो सब बना रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में चली जाएगी ना। उसके बाद तृतीय क्षेत्र बताया था, इसमें हमने कहा था इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है? परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, कंप्यूटर वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है, जो सेवा दी। तो क्या आंसर है इसका? सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र ना। सार्वजनिक मतलब वो पब्लिक, वो सार्वजनिक प्राइवेट अलग चीज़ है। प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत करता है और सार्वजनिक मतलब होता है जो गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, तो वो दो चीज़ अलग हो गई। बाकी ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र अलग हो गई। जो सीधा किससे प्राप्त हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। जो उसका उपयोग करके, जैसे हमने बताया अगर इसमें दूध हो, प्राथमिक क्षेत्र में दूध हो सकता है ना, लेकिन इससे जो मक्खन, मतलब ये पनीर वगैरह जो बनेगा, या मक्खन का कोई उद्योग डेवलप होएगा पनीर का, तो वो विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। उद्योग में इंडस्ट्री वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तृतीयक में सर्विस देने वाला जो शिक्षक हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, कंप्यूटर संबंधी चीज़ें हो गई। अब इसी पार्ट हो रहा है चतुर्थ पंचम आ गया है, जिसमें आपको कंप्यूटर वगैरह मिलेगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिलेगा। हाँ, पंचम में आ जाएगा, और AI पंचम में है, शायद AI पंचम में है, तो वो डेवलप इसी का तीसरे का पार्ट, ठीक है। बेसिकली आप लोगों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ही पूछता है। उत्पादक क्षेत्रक मतलब पता ही है, उत्पादक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र पता है, सार्वजनिक हमने बता दिया, और सेवा क्षेत्र बता दिया, द्वितीयक क्षेत्र भी बता दिया।
ठीक है, जी सर। कोई डाउट नहीं है? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? सही, आरबीआई, आईसीआईसी, एसबीआई, पीएनबी। आरबीआई के द्वारा। कौन जारी करता है? और 1 रुपए का नोट? हैं? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ना। हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होगा। अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आ गया है डिजिटल करेंसी। इस पे मैंने टॉपिक लिख दिया है, हो सकता है कि ये क्या है? तो इन्वर्टर्स ये मतलब इस कलर में आ जाता है। अभी ये टॉपिक डिजिटल करेंसी है। तो अभी हमने इस पे लिखा, हो सकता है अभी बुक में डिजिटल करेंसी पे, क्योंकि नया टॉपिक था तो हम ही को मिला डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट आप कह सकते हैं। और कुछ इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान कुछ आइडिया? इसमें चोरी नहीं हो सकता क्योंकि हार्ड कैश रहेगा नहीं। ब्लैक मनी प्रबंधित हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट पास पूरा डाटा होगा, है ना। और जैसे नोट छापने में लोगों को पैसा, सरकार को बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा करना पड़ता था। पेड़ कटाई होते थे, उसको ढोना पड़ता था, कलेक्शन रखना पड़ता था स्टोरेज का। हाँ, उस तो वो हो जाता था, करप्शन बढ़ता था। हाँ, ब्लैक मनी वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। नोट ज़्यादा समय तक चल भी नहीं सकते थे, कुछ समय बाद पुराने होते थे, फिर एक्सचेंज करना होता था। डिजिटल करेंसी में नहीं, वॉलेट में कहते हैं कि जेब में रख के लिए पैसे, तो वो होता है डिजिटल करेंसी। अभी ये मतलब प्रायोगिक तौर पे है, कुछ क्षेत्रों में है। जैसे एक होता है WPI CPI, हमने बताया है, आया ही नहीं कहीं, थोड़ा बता दे, ये WPI और CPI होल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, होल प्राइस इंडेक्स। और ये कंज्यूमर, देखिए होल प्राइस क्या होता है, इसमें कुछ वस्तुएं होती हैं शायद इस, मान लीजिए इसमें X वस्तु हैं, वर्तमान में शायद 697 ऐसी कुछ चीज़ें। एक टोकरी मान लेते हैं, इसमें कुछ सामान होता है, ठीक है। अब ये सामान जो होता है, ये इसको मिटा दें, इरेज कर दें। और एक CPI, इस पे महंगाई मांगी जाती है। पब्लिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी महंगाई होगी वो इससे सब मापा जाए। कंज्यूमर, उपभोक्ता पे क्या प्रभाव होता है, वो थोक मूल्य पे मापा जाता है, जहाँ इकट्ठा सामान बड़े बड़े व्यापारी लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ वस्तुओं को रखा जाता है, कुछ इसमें रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो वही फुटकर के लिए कंज्यूमर, और वो थोक के लिए होल प्राइस इंडेक्स के बाद लिखा है ना। तो इस पे जो है इन्फ्लेशन नापा जाता है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर हमको WPI CPI याद आ गया, तो इस पे ठीक है। तो यह भी प्रायोगिक तौर पे है कि कुछ क्षेत्र विशेष में लागू कर दिया जाए डिजिटल करेंसी का, देखें क्या प्रभाव होता है। अब कुछ जो है WPI देख लिया जाए। इसमें कुछ चीज़ों को नहीं लिया जाता जो कोर सेक्टर हैं। कोर सेक्टर कितने हैं भारत में? 8 सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, और ईंधन में ही आ जाएगी सारी चीज़ें। इस्पात हो गया, इन चीज़ों को इन सब में नहीं शामिल किया जाता, उसकी गणना अलग से की जाती है, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन दिखता है ना, इन्फ्लेक्ट होता है, बड़ा क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। तो जो कोर सेक्टर होता है, जिसका 100 में मान लीजिए इन्हीं की हिस्सेदारी 70 या 50% हो गई, तो इनको बाहर रख दिया जाता है। ये बहुत तेज़ी से घटते बढ़ते हैं, तो आंकड़ा सही नहीं आ पाता।
इसलिए कोर सेक्टर को अलग रख दिया गया है। बाकी जो बचे हैं और वस्तु हैं, सेवा हैं, उसको इसमें एक टोकरी में रख के उसके आधार पर चीज़ें निर्धारित की जाती है कि कितना प्राइस रखा जाए। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें MSP बताए तो इसी आधार पर पे ना कि गेहूं के लिए हर साल जारी होता है ना कि गेहूं का इतना हो गया, चावल का इतना हो गया या दाल का इतना हो गया। तो वो देखते हैं कि कितना मतलब कैसे मौसम कैसा है, इस बार कोई किसान प्रभावित तो नहीं हुए, कितनी लागत लगी। हाँ, कैसे निर्धारित करते हैं? निर्धारित करने का मतलब ये है कि महंगाई भी देखते हैं, उसमें महंगाई देखते हैं ना, महंगाई देखते हैं। उसके बाद ये देखते हैं मौसम कैसा है, मौसम का क्या प्रभाव पड़ा है किसानों पे। ठीक, कुल उत्पादन कितना हुआ है ये भी तो देखेंगे, कुल उत्पादन कितना है, कुल बोया क्षेत्र कितना है। इसीलिए तो डाटा देते हैं, जो बड़े किसान हैं सब डाटा देंगे मैंने इतना क्षेत्र, तभी तो फसल बीमा योजना देंगे कि हमने 5 बीघे में बोए हैं, अगर कोई नुकसान होगा तो जब डाटा दिए रहेंगे तभी किसान मुआवजा देंगे ना। तो वो सब देखते हैं कि क्या मौसम का प्रभाव इस क्षेत्र में कितना पड़ा कि नहीं। DM साहब रिपोर्ट दें, DM साहब SDM फ़ोन किया, SDM लेखपाल को कहें कि जाओ रिपोर्ट लेके आओ, इस पूरे एरिया में कितना बोया गया है क्षेत्र। उसमें देखो ना, ये बनाता है हमेशा आके बीच बीच में पूरा बैठ के तो बनाता है कि यहाँ इतना बोया क्षेत्र है, नुकसान हुआ है तो ये इतना प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ हमारे यहाँ इतने किसान हैं, ठीक है ये इतना हो गया, एक एवरेज लागत निकाल लिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें देख के फिर निर्धारित की जाती है। अब पता लगा कि इसका अब मांग ही ना हो, डिमांड भी देखेंगे। जैसे क्या हुआ अभी बीच में 2-3 दिन पहले पश्चिमी यूपी में जो पात गोभी वगैरह, गोभी का वो ट्रैक्टर चलवा के पूरा 4-4-5-5 बीघे अपना किसान उखाड़ दिए। किस लिए उखाड़ दिए? बोले कि जो 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये मिल रहा है वो हमें मार्केट तक ले जाने में उतना खर्चा हो जा रहा है, मतलब हमें लागत भी नहीं मिल पा रहा है, ले जाने में नुकसान ही हो रहा है, इससे बढ़िया यही ख़त्म कर दें। खेत में ही सब वो ट्रैक्टर चला के एकदम ख़राब कर दिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि डिमांड क्या है, उसकी मांग है कि नहीं, मांग के आधार पर ही तो ये। अब देखिए यहाँ इन्फ्लेशन भी कवर हो रहा है धीरे धीरे, समझिए मांग के हिसाब से तो पूर्ति होगी, अब मांग के हिसाब से रेट भी तय होगा, समझ रहे हैं। अगर मांग ज़्यादा है, पूर्ति भी अगर एवरेज में है तब तो संतुलित हो जाएगा, जैसे बजट संतुलित होता था। मांग ज़्यादा है, अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या होगा, महंगा हो जाएगा रेट। भाई अगर 1 पेन है और लेने वाले 3 हैं तो रेट महंगा होगा, ठीक है। और अगर 2 पेन है लेने वाले 3 हैं तो रेट थोड़ा कम होगा। 3 पेन है 3 ही लेने वाले हैं तो संतुलित होगा। और अगर 5 पेन है लेने वाले 3 हैं तो रेट गिर जाएगा। यही तो होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कवर कौन करता है? RBI। वो घटा बढ़ा के रेपो, रिवर्स रेपो रेट, गवर्नमेंट भी अपना खर्चा घटा बढ़ा देती है। भाई बढ़ाएगी तो मान ले जैसे कहते बेरोजगारी भत्ता देंगे और फैक्ट्री बनवा देंगे और डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दे ही रही है, उसके बाद आप मनरेगा से पैसा दे रही है, पेंशन दे रही है, और खूब बांटने लगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, तब मुद्रास्फीति। जब पैसा आएगा तो लोग खरीदने के लिए भागेंगे। गवर्नमेंट पैसा ढील दी, पानी खूब बह रहा है। अब समस्या ये है कि उत्पादन भी तो होना चाहिए। भाई सब खरीदेंगे, जलेबी है तो जलेबी सब खरीदेंगे, अगर जलेबी का उत्पादन हो गया तो ठीक है, नहीं तो महंगा हो जाएगा। वही कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब उधर RBI भी ढील दी, कर्ज सस्ता कर दी, चलो 2% ब्याज है ले जाओ। तो इधर गवर्नमेंट और RBI, इसीलिए एक फंक्शन है 4 ± 2, मैक्सिमम 6 मिनिमम 2 के बीच जो है मुद्रास्फीति रहती है। हाँ, और गवर्नमेंट और RBI की मीटिंग होती है, देखते हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है। अब पता लगा चुनाव आया और इधर गवर्नमेंट खूब खर्च कर रही है, लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो RBI क्या करेगी? अब मना तो कर नहीं सकती कि वह बधी अपनी एक संस्था है, लेकिन गवर्नमेंट इन्वॉल्व, तो क्या करेगी? तब उधर कुछ खींचेगी, अपना रेपो रेट बढ़ा देगी। चलो गवर्नमेंट कम से कम इधर पैसा बहा रही है तो मार्केट से पैसा कुछ खींच ले, नहीं हम भी ढील देंगे तो पैसा हो जाएगा लोगों के पास, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। यही इन्फ्लेशन है।
समझ में आ गया ना मुद्रास्फीति? ये किस पे टिकी होती है? मांग और पूर्ति पे, मार्केट पे डिपेंड करती है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। तो हमने आपको मोटी मोटा मुद्रास्फीति भी पढ़ा दिया, जीडीपी भी पढ़ा दिया, आरबीआई का फंक्शन पढ़ा दिया, बैंकिंग पढ़ा दिया पूरा। यही इतना आपका सिलेबस था, हमने सिलेबस कवर कर दिया। उससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमने उसको बता दिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको बता दिया, कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, फैक्चुअल क्या होता है उसको बता दिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आप हर एक पेपर में या हर एक सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।